चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक प्रकार से कि भारतीय संविधान का चरित्र क्या है या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। इसी के बारे में हम लोग कई एक ऑलरेडी फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे संविधान का, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जो है कह सकते हैं नागरिकों को अधिकार के साथ साथ उसे कुछ उनके ऊपर कुछ दायित्व भी लादा गया है या फिर दायित्व भी देने का प्रयास किया गया है। मतलब आप कोई भी कह सकते हैं नो लंच इज़ फ्री, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलता, यू हैव टू कह सकते हैं ना कि गिव एंड टेक। कह सकते हैं कोई भी सिंपल सा एक बिजनेस, कोई भी एक बिजनेस ले लें, कोई व्यापार ले लें, तो उसमें गिव एंड टेक का फॉर्मूला अपनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी अगर स्टेट है, कोई भी अगर जैसे हम कर देते हैं, हम टैक्स देते हैं, तभी हम कुछ वेलफेयर स्कीम्स की आकांक्षा कर सकते हैं। अगर सरकार को टैक्स नहीं जाएगा तो बताइए वो कहाँ से इतना रेलवे या फिर जो भी जैसे अभी इस कोविड-19 में अन्य कह सकते हैं अन्य योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को या फिर बीपीएल धारक को जो है राशन पहुंचाया गया, तो ये कहाँ से आएगा? सरकार के पास पैसा रहेगा तब तो। ठीक उसी प्रकार जो है पूरे कह सकते हैं कि हमारे संविधान में जो है अधिकार के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी दिए गए हैं, कुछ दायित्व भी आपके ऊपर दिए गए हैं, ताकि आप अपने राष्ट्र, आप अपने समाज, आप अपने रिच और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकें, ब्रदरहुड की स्पिरिट को स्प्रेड कर सकें, और साथ साथ आप अपने संविधान, आप अपने नेशनल जो फ्लैग है उसका सम्मान कर सकें। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ इन द सेंस कि आपके कर्तव्य हैं इस राष्ट्र के प्रति, इस समाज के प्रति, इस स्टेट के प्रति और पूरे के पूरे कह सकते हैं मातृभूमि के प्रति आपका क्या दायित्व होना चाहिए, उसके बारे में वर्णन है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट असेंबली के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, उसमें कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जिक्र नहीं है, नॉट प्रोवाइडेड एनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट इट एडेड इन 42nd अमेंडमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान, और 42nd अमेंडमेंट को कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत सारे इसमें परिवर्तन हुए थे, खैर वो हम लोग कभी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन 42वें संशोधन के अंतर्गत जो है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जोड़ा गया भारत के संविधान में, और इसी जोड़ने के बाद यह एक भारत का और भारतीय संविधान का एक प्रमुख चरित्र और कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स बन गया। तो एक सुरन सिंह कमेटी जो थी, इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद ही फंडामेंटल जो है एक, इस कमेटी का नाम याद रखिएगा, सुरन सिंह कमेटी, इन्हीं के रिकमेंडेशंस के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है इंक्लूड किया गया। ठीक है, पार्ट 4A में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आर्टिकल 51A 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें जोड़े गए। ठीक है, बाद में एक और संशोधन करके जोड़ा गया। लेकिन देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली कुछ इन्हें यहाँ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल या कुछ उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को मालूम है जो भारत के नागरिक हैं उसका जो नियमावली है, या फिर पूरे के पूरे भारत के जितने भी उस वक्त के फ्रीडम फाइटर थे जिनके द्वारा वह डॉक्यूमेंट एक प्रेस्टिजियस या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ऐसे नियमावली, एक ऐसे संविधान की रचना की गई जिसे सभी लोग, सभी इस देश का नागरिक कह सकते हैं कि उसे मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो जो भी इस देश का शिष्ट जन होंगे, जो भी इस देश का कह सकते हैं कि नागरिक होंगे, जिन्हें अपने संविधान पे भरोसा होगा, वो स्वाभाविक सी बात है कि अपने संविधान का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो अपने संविधान का सम्मान करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय, कोई भी एक राष्ट्र का क्या, अगर मतलब जैसे अभी देखो ओलंपिक गेम होता है, तो ओलंपिक गेम होता है तो वहाँ देखते हो जितने भी ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं अपने फ्लैग जो है अपने, जब अगर जीतते हैं गोल्ड मेडल, देखो तो नीरज जी ने गोल्ड मेडल मतलब कह सकते हैं एथलीट में जैसे जो भी जीतते हैं, तो वो अपने राष्ट्रीय जो है प्रतीक के रूप में अपने नेशनल फ्लैग को ले जाते हैं, लहराते हैं, मतलब झूमते हैं। तो आपका राष्ट्रीय फ्लैग, आप कहीं भी जाते हैं तो आपके प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है आप राष्ट्रीय फ्लैग
के नाम से भी जाने जाते हैं। तो एक प्रकार से नेशनल फ्लैग का भी सम्मान होना चाहिए। कोई भी मतलब भारत में नेशनल फ्लैग को जला नहीं सकता या फिर उसका अनादर नहीं कर सकता, उसका एक मतलब एक जो है आदरपूर्वक और सम्मान होना चाहिए। फिर नेशनल एंथम, इसका भी सम्मान देखते हो। नेशनल एंथम होता है तो सब लोग, अगर जो कितने भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अनपढ़ हो, गवार हो, सब खड़े हो जाते हैं। तो ये एक सम्मान का भाव है, आदर का भाव है। कह रही नेशनल एंथम बज रहा है, सब जन गण मन प्रारंभ होता है, सब मतलब सम्मान की दृष्टि से देखने। अब जैसे कोई बड़े घर में, एक सिंपल सा उदाहरण लो, कोई घर में बड़े बुजुर्ग आते हैं तो हम भाई उड़ जाते हैं ना कि भाई आप बैठिए। ठीक उसी प्रकार एक सम्मान का भाव हुआ जब हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है कहीं भी, किसी भी क्षण में, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी और फिर हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करना, यह एक सिटीजन का दायित्व होना चाहिए, ड्यूटीज होना चाहिए। तो वही यहाँ बात कही गई है। यूनिटी, सभी को मालूम है कि कभी भी यहाँ वायलेंस वगैरह को भारत ने कभी भी अधिक तरजीह कह सकते हैं नहीं दिया। हर जगह जो है एकता, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबको यूनिटी में रखने की बात कही गई। इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, और साथ साथ भारत की इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। आगे प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ये सब ड्यूटीज हैं कि एक सिटीजन जो है पूरे के पूरे समाज में स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड मतलब भाईचारा को फैलाने की बात कही जा रही है, नहीं कि दंगा फसाद कर, नहीं। एक सिटीजन का यह कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि पूरे के पूरे समाज में आपसी प्रेम भाव बना रहे, भाईचारा फैलाया जाए। फिर प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, हमारी संस्कृति की जो रिच हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उसे संरक्षित करने की ज़रूरत है, उसका संवर्धन करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ बताया, मैं सारा यहाँ नहीं लिखा, मतलब कुछ उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया। आगे है फंडामेंटल ड्यूटी, जो है रिमाइंडर है, एक प्रकार से यह आपको याद दिलाते रहता है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसके साथ साथ कुछ मौलिक दायित्व भी हैं राष्ट्र के प्रति, इस कह सकते हैं मातृभूमि के प्रति। तो इट इज़ रिमाइंडर एंजॉइंग राइट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द ड्यूटीज। ठीक है, एंड इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। तो जैसे जैसे आप कोई भी अगर मौलिक अधिकार, जैसे बहुत लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा मौलिक अधिकार है, मतलब एकदम आंदोलन में, भाई हमें तो आंदोलन करने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें कहीं भी घूमने का अधिकार है। भाई इसके साथ साथ कुछ दायित्व भी हैं, कुछ अपने दायित्वों का भी पालन करें। तो एक समन्वय बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है। और ये एक नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसेबल इन नेचर है और इन्फोर्सेबल इन नेचर है। मैंने फंडामेंटल राइट के फीचर में जब पढ़ रहा था तो बताया था कि कोर्ट के द्वारा उसे इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन यह जो है नॉन जस्टिसेबल है और नॉन इन्फोर्सेबल है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि भाई कि तुमको ये काम करना ही होगा, ये ज़बरदस्ती वाला यह काम नहीं चलता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये बेसिक चीज़ें हैं। जब डिटेल में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के स्पेसिफिक चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना, तो हम इसे विस्तृत जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में पढ़ रहे थे कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्लीज द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।